दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है इसका 5वां भाग, जिसमें हम महान्यायवादी, वित्त आयोग के अध्यक्ष, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के उपराष्ट्रपति तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी नागरिक शास्त्र, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता तथा नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5। सबसे पहले हम इसमें महान्यायवादी, महाधिवक्ता और सीएजी के बारे में जो प्रावधान है संविधान में, उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में यानी 76 में किया गया है। तो महान्यायवादी से जो प्रावधान है, महान्यायवादी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। दोस्तों, भारत सरकार का ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यानी महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी पद के लिए योग्यता जो है वो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया जाता है। और महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेता है और इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। पारिश्रमिक संविधान के द्वारा तय नहीं है, जब ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आपने जाना, महान्यायवादी जो है ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो और ये संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेता है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के लिए उपबंध किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षोपयोगी दृष्टि से। देखिए, इसमें पूछा गया है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या सलाहकार कौन होता है। तो अभी आपने जाना है, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी अपना पद कब तक धारण करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्रवाई में कौन भाग ले सकता है? महान्यायवादी। लेकिन दोस्तों, ये संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग तो लेता है, लेकिन वह कोई मत नहीं दे सकता है। राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है, उसी प्रकार राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का या भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, वो कौन सा है? तो देखिए, ये है अनुच्छेद 148 यानी 148। अगला है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो जिस रीति और आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा ही भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच किसकी करती है? तो दोस्तों, भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच करती है। तो देखिए, केंद्र सरकार के लेखांकन कार्य से सीएजी को अलग कब किया गया? तो ये डेट है 1976 ईस्वी में। दोस्तों, केंद्र सरकार के ऑडिट और अंकेक्षण कार्यों को अलग अलग किया गया। ऑडिट एंड अकाउंट्स के जो कार्य हैं उनको अलग किया गया 1976 में। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, विविध प्रश्नों में वित्त आयोग, जो भारत में अभी तक वित्त आयोग बने हैं, उनके अध्यक्ष कौन रहे और उनका कार्यकाल क्या रहा है। दोस्तों, अब तक 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं और यहाँ से एक तो सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि कौन सा वित्त आयोग कब गठित हुआ था, या फिर पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ था। दूसरी चीज़ ये पूछता है कि 4 आपके वित्त आयोगों को दे देता है और दूसरी सूची में उनके अध्यक्ष को आपको मिलान करना होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था
केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे और इसका कार्यकाल 1952 से 1957 था। दूसरा वित्त आयोग 1956 में के संथानम की अध्यक्षता में गठित हुआ। 1957 से 1962 इसका कार्यकाल था। तीसरा वित्त आयोग 1960 में के चंदा की अध्यक्षता में 1962 से 1966 के लिए। और चौथा वित्त आयोग चौथा वित्त आयोग 1966 में गठित हुआ था। डॉक्टर PV राजमन्नार की अध्यक्षता में 1966 से 1969 इसका कार्यकाल था। पांचवा वित्त आयोग 1968 में महावीर त्यागी की अध्यक्षता में 1969 से 1974 तक। और छठवां वित्त आयोग देखिए के ब्रह्मानंद रेड्डी की अध्यक्षता में ये गठित किया गया था और 1974 से 1979 के लिए। सातवां वित्त आयोग 1977 में JM सेलेट की अध्यक्षता में 1979 से 1984 इसका कार्यकाल था। आठवां 1982 में YV चाहवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया, 1984 से 1989 इसका कार्यकाल था। नौवां वित्त आयोग 1987 में गठित हुआ था। NKP साल्वे की अध्यक्षता में 1989 से 1985 इसका कार्यकाल था। 10वां वित्त आयोग 1992 में गठित हुआ KC पंत की अध्यक्षता में 1995 से 2000। और 11वां वित्त आयोग 1998 में गठित हुआ था AM खुसरो की अध्यक्षता में 2000 से 2005 का इसका कार्यकाल रहा। 12वां वित्त आयोग आप जानते हैं दोस्तों, 12वां वित्त आयोग जो है ये आपका डॉक्टर C रंगराजन की अध्यक्षता में 2002 में गठित हुआ था और इसका कार्यकाल 2005 से 2010 था। 13वां वित्त आयोग 2007 में डॉक्टर विजय L केलकर की अध्यक्षता में 2010 से 2015 कार्यकाल। 14वां वित्त आयोग 2013 में YV रेड्डी की अध्यक्षता में गठित हुआ था और 2015 से 2020 इसका कार्यकाल रहा। और 15वां वित्त आयोग जो लेटेस्ट वित्त आयोग है 2017 में गठित हुआ था, NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं और इसका कार्यकाल 2020 से 2025 है। अब आइए देखते हैं दोस्तों महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल की तरह है। ये राज्य सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है और इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा होती है। दोस्तों महाधिवक्ता उस व्यक्ति को जो है नियुक्त किया जाता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता हो और इसका जो पारिश्रमिक होता है या वेतन होता है राज्यपाल द्वारा निर्धारित होता है। महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है और इससे संबंधित या महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 165 में दिए गए हैं। तो ये था महाधिवक्ता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब आइए देखते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधानों को। देखिए दोस्तों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है, इसके नियुक्ति कार्यकाल से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 148 से 151 में वर्णित हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के समान इसका वेतन होता है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। देखिए 6 वर्ष कार्यकाल होता है लेकिन 65 वर्ष अगर जो ये उसकी आयु हो जाती है तो 6 वर्ष के पहले ही वो पदमुक्त हो जाता है, इसका कार्यकाल होता है। इसके अलावा दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य क्या हैं, तो केंद्र सरकार के लिए केवल लेखा परीक्षण और राज्य सरकार के लिए लेखा और लेखा परीक्षण दोनों करता है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को केंद्र के लेखों की और राज्यपाल को राज्य के लेखों की रिपोर्ट सौंपता है। आइए विविध प्रश्नों में देख लेते हैं। देखिए भारत सरकार में अगर जो हम विधायिका की बात करें यहाँ पर देखिए तो विधायिका में 2 सदन हैं जो हमारी संसद है या विधायिका, जिसमें राज्यसभा में 250 सीटें हैं, लोकसभा में अधिकतम 550 सीटें हैं। कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं कार्यपालिका में। और न्यायपालिका जो हमारी एकीकृत न्यायपालिका है जिसमें सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है और उसके नीचे उच्च न्यायालय और फिर जिला न्यायालय है। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों के बारे में।
कि इन समितियों के गठन का जो क्रम बताइए, या फिर इनको सूची में दे देता है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। तो देखिए, सबसे पहली समिति पंचायती राज से संबंधित जो पहली समिति है वो बलवंत राय मेहता समिति या BR मेहता समिति है, 1957 में गठित हुई थी। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में, GVK राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में और PK थुंगन समिति, याद रखिएगा, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। विधान परिषद वाले कितने राज्य हैं? तो दोस्तों, विधान परिषद वाले वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र। इन राज्यों में विधान परिषद यानी विधानसभा जो हमारा विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र। दोस्तों, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने भी विधान परिषद के लिए प्रस्ताव जो है पास किया है अपनी विधानसभा में। तो अगर जो उसको पारित किया कर दिया जाता है तो मान लीजिए 7 विधान परिषद वाले राज्य हो जाएंगे। अभी फिलहाल में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र। अब आइए देखते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधानों को। देखिए, उपराष्ट्रपति जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसका निर्वाचन जान लेते हैं सबसे पहले कैसे होता है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा, यानी यूँ कहा जाए कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है और इसमें निर्वाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत द्वारा गुप्त मतदान से इसका निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से दोस्तों ये 5 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के अर्ह हो यानी योग्य हो। और दोस्तों, उपराष्ट्रपति का वेतन जो है 4 लाख रुपए प्रतिमाह होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो देखिए, ये उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान थे। बार बार पूछा जाता है एक प्रश्न कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें किन सदस्यों को शामिल किया जाता है, तो उसको याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति पद के लिए जो सदस्य होते हैं उनको याद रखिएगा, कौन कौन से सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति होने पर दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति किस आधार पे हो सकती है? या तो उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, दूसरा स्वेच्छा से वो पद त्याग कर दे और राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा वो पद त्याग करके त्याग कर सकता है, जिस आधार पर उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति हो सकती है। और तीसरा जो है वो ये है कि राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जिस पर लोकसभा सहमत हो, इसके द्वारा भी उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति हो सकती है। यहाँ पे आइए, इस चित्र के द्वारा हम देखते हैं भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल को। तो देखिए दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे। 1952 से 1962 2 कार्यकाल लगातार ये उपराष्ट्रपति रहे। दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967, तीसरे VV गिरी 1967 से 1969 और चौथे उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक रहे 1969 से 1974। भारत के 5वें उपराष्ट्रपति BD जत्ती रहे, जिनका कार्यकाल 1974 से 1979 था। और 6वें उपराष्ट्रपति न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला रहे 1979 से 1984 तक। 7वें उपराष्ट्रपति R वेंकटरमण 1984 से 1987 इनका कार्यकाल रहा। और 8वें उपराष्ट्रपति हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे 1987 से 1992 कार्यकाल। और 9वें उपराष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन 1992 से 1997 और 10वें कृष्णकांत रहे 1997 से 2000 इनका कार्यकाल रहा। 11वें उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत थे, 2002 से 2007 इनका कार्यकाल रहा। और 12वें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 2 कार्यकाल इनका उपराष्ट्रपतित्व काल रहा। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू हैं, जिनका कार्यकाल 2017 से कंटिन्यू चल रहा है।
तो ये थे उपराष्ट्रपति जो भारत के अब तक रहे हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस कृत्य के लिए नियुक्त व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है तो ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर। और आधिकारिक रूप में उपराष्ट्रपति का पद किस क्रम पर आता है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति के बाद दूसरे क्रम पर आता है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 63 में ये प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है? तो राज्यसभा के सभापति के लिए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? तो आप जानते हैं भारत का उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के दौरान उसके कृत्यों का निर्वहन का अधिकार किसे दिया गया है? उपराष्ट्रपति को। अब आइए देखते हैं दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में। देखिए जो हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद है दोस्तों, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसके अलावा राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो हमारा है, जिसको कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रमुख बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है और ये जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद का कार्य राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देना है और इसका आकार कितना होता है? तो ये लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। पहले ज़्यादा होती थी, लेकिन आपको एक प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। इसके अलावा एक प्रश्न और आता है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितने मंत्रालय थे? तो 18 मंत्रालय थे और वर्तमान में मंत्रालयों की संख्या 51 है। तो याद रखिएगा वर्तमान में भारत में कुल 51 मंत्रालय हैं, जबकि 15 अगस्त 1947 को 18 मंत्रालय थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना मंत्री रह सकता है कितने समय तक? 6 माह तक के लिए। और संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? दोस्तों केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में राष्ट्रीय आपात के प्रावधानों के संबंध में, वहाँ पर केवल एक जगह कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है और कहीं नहीं। अब आइए देख लेते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। दोस्तों अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74(2) कहता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 75(1) में वर्णन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अनुच्छेद 75(1) क के अनुसार दोस्तों मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है और ये व्यवस्था अभी हाल में की गई है किस संविधान संशोधन के द्वारा। आइए देखते हैं अनुच्छेद 75(2). तो इसमें वर्णन है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद 75(3) है जिसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75(4) में वर्णन है कि मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलवाएंगे। और अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य जो हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 78 में किया गया है। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद को क्या कहा जाता है? तो ये कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहा जाता है।
भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ किसके नाम से हुई मानी जाती हैं? तो राष्ट्रपति के नाम से, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। और इसके अलावा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये कैबिनेट सचिव होते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये 50 होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? RK षणमुगम चेट्टी। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है दोस्तों केवल लोकसभा में। और भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज को क्या कहते हैं? तो श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर कहा जाता है भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 एक जोड़ा गया है, किसके द्वारा? अनुच्छेद संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 एक जोड़ा गया है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का 5वां भाग था, जिसमें हमने परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।